टेम्परामेंट बिल्कुल नजर आया दोनों में, आपने देखा है टेम्परामेंट है, उसके अलावा डिटर्मिनेशन जो उनका फोकस जो था वो किस चीज पे था। विकेट बहुत आसान नहीं था, आज भी बहुत आसान नहीं था, विकेट में नीचे भी रहा है, बॉल ब्रेक भी हुआ है, अनइवन बाउंस भी हुआ है। आपने देखा होगा विकेट कीपर को कि वो मतलब बहुत पीछे नहीं खड़े थे, आगे आ रहे थे और फिर भी बॉल कैरी नहीं कर रहा था विकेट कीपर तक। तो मुश्किल विकेट पे बहुत अच्छी बैटिंग दोनों तरफ से। और बाद में स्पेशली जो वही मशरफ ने इनिंग्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लंदन और हॉलैंड से एक साथ क्रिकेट चैट लेकर एक दफा फिर हाजिर हैं मैं यानी शहजाद, खालिद और काशिफ। आज फिर बड़ी मजेदार क्रिकेट देखने को मिली। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट का दूसरा दिन था। कल हमने जो मुख्तलिफ सिचुएशंस डिस्कस की थी उनमें से कुछ आज ट्रांसपार हुई, कुछ नहीं हुई, तो उन पे गुफ्तगू करने के लिए और फिर ख़ास तौर पे कुछ ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंसेस हैं जिन पर आज डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है पहले ओवरव्यू से शुरू करते हैं। तो खालिद, आप बताएं आज का दिन आप कैसे देखते हैं, कैसा गया? जी, आप अस्सलाम 150 वालेकुम। में बुक करवा रहे थे पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, शहजाद भाई। वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों ने जो बात कही थी, दोनों की बात ठीक हो गई। और वेल डन फॉर दैट। अच्छी प्रिडिक्शन थी कि आपने जिस तरह काशिफ भाई ने 200 प्लस कहा था, 200 250 प्लस हुए। और आपने कहा था कि हाफ एन आवर अगर सर्वाइव करते हैं तो दे विल गो। और वही हुआ कि पहले एक सेशन में 2 घंटे में कोई विकेट नहीं गिरी। आपने आधे घंटे का कहा था। और जो सबसे मेन चीज जो हाईलाइट हुई है वो फवाद आलम की बैटिंग है। ही बैटेड रियली वेल। उसमें फोकस नजर आया, क्वालिटी नजर आई। और उसको पता था कि क्या मैं खेल रहा हूँ, कैसे खेल रहा हूँ, क्या मेरी गेम है। और ऐसे प्रेशर सिचुएशन में खेलना बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी। तो काफ़ी इंजॉय किया मैंने भी। अ, उसके अलावा येस्टरडे जो हमारी सिचुएशन थी कि 60-40 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका 60% था। तो आज सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। आज 60-40 अदर वे राउंड हो गया। पाकिस्तान में पहला सेशन भी कोई विकेट नहीं गिरी, 71 रन अराउंड बने हैं। दूसरे सेशन में 2 विकेट्स गिरी हैं, तीसरे में भी 2 विकेट्स गिरी हैं। तो 70-70 इस तरह करते हैं। तो आज पाकिस्तान का दिन था, तो बड़ा अच्छा रहा। जी काशिफ। जी, जैसे कल बात हो रही थी कि सेशन सरवाइव करने पड़ेंगे उन्हें, और वो बहुत अच्छा खेले हैं, अजहर अली स्पेशली और फवाद आलम ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करता है। यहाँ पे फवाद आलम की जगह कोई भी अगर नया लड़का होता जिसको एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास का, या ऑफ कोर्स अजहर अली का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और अपना फवाद आलम का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस काउंट करता है बिल्कुल। और टेम्परामेंट बिल्कुल नजर आया दोनों में, आपने देखा है टेम्परामेंट है, उसके अलावा डिटर्मिनेशन जो उनका फोकस जो था वो किस चीज पे था। विकेट बहुत आसान नहीं था, आज भी बहुत आसान नहीं था, विकेट में नीचे भी रहा है, बॉल ब्रेक भी हुआ है, अनइवन बाउंस भी हुआ है। आपने देखा होगा विकेट कीपर को कि वो मतलब बहुत पीछे नहीं खड़े थे, आगे आ रहे थे और फिर भी बॉल कैरी नहीं कर रहा था विकेट कीपर तक। तो मुश्किल विकेट पे बहुत अच्छी बैटिंग दोनों तरफ से। और बाद में स्पेशली जो वही मशरफ ने इनिंग्स के लिए बहुत आउट क्लास इनिंग्स के लिए बहुत अच्छा खेले हैं बिल्कुल। जी। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तान की आज प्लेयर्स बैटिंग के लिए उतरे हैं मैदान में, सबने अपना हिस्सा डाला है। चाहे वो रिजवान हो, फहीम हो, और जैसे कि बात हो रही थी कि नौमान का फर्स्ट क्लास में काफी एक्सपीरियंस है और 20 प्लस की एवरेज है, तो वो भी ठीक, बल्कि मेरे ख्याल में उसको हसन से ऊपर आना चाहिए था। और डेफिनेटली आज बहुत जो है रेयर गार्ड एक्शन था पाकिस्तान की तरफ से। साउथ अफ्रीकन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। विकेट कल की निस्बत थोड़ी सी आसान थी, डेफिनेटली अनइवन बाउंस था, लेकिन उतना अनइवन नहीं था जितना कल आ रहा था। विकेट थोड़ी सी बनना शुरू हुई है, सेटल हो रही है विकेट।
तो लेकिन ये है कि आज का जो शाम होते होते जो है साउथ अफ्रीकन को काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। वो आपने देखा है जब हसन अली आउट होके उसको नो बॉल हुई है और वापस बुलाया है, तो डी कॉक उसके साथ उलझ गया था। जी जी वो कैप्टन था, उसको इस तरह ये उसी सूरत में होता है जब वो अब सारा दिन आपकी लगी हो दौड़ लगी हो और आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, जो आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है ये फ्रस्ट्रेशन जो है इसको अगर कल ये जो दो हैं आगे अगर 30-40 रन और डाल देते ऐड कर देते हैं तो वो उसका उस फ्रस्ट्रेशन में जो है ना मजीद इजाफा कर देगा। और डेफिनेटली अजहर और फवाद लाजवाब इनिंग्स थी। बल्कि मैं थोड़ी सी एक और बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा जब भी पाकिस्तान की बैटिंग हो रही हो और रमीज राजा कमेंट्री पे आए तो वो अच्छे वाले सेट्स बैट्समैन को उतनी उसकी तारीफें शुरू करता है, वो 6 बॉलों में आउट हो जाता है। आज भी आपने देखा है वो अजहर के लिए शुरू हुआ तो उसको आउट करवा दिया है। और फहीम, बल्कि मैं तो जब मैच देख रहा हूँ और पाकिस्तान की बैटिंग हो तो रमीज आए तो मैं बंद कर देता हूँ स्पीकर टीवी के मैं इसकी कमेंट्री ना सुन सकूं। लेकिन बहरहाल जी आज बहुत अच्छी, और इसी वजह से मैं मजीद बात करने से पहले अब क्योंकि हम हमेशा ये जिक्र होता है और स्पेकुलेट करते हैं, आज इस बात से हम डिस्कशन शुरू करते हैं, मैच पे भी वापस आएंगे। फवाद आलम क्यों ड्रॉप हुआ और क्यों उसकी सिलेक्शन नहीं होती रही, आखिर क्या राज है? आज वसीम अकरम भी इसका जवाब नहीं दे सका, रमीज राजा भी इसका जवाब नहीं दे सका। तो कोई आपको इसके बारे में अंदर की खबर हो खालिद या काशिफ? देखिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि आया इधर भी ऐसा होता है इंग्लैंड में। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है कि अभी आप देख लें, जिस तरह किसी एक ज़्यादा पठान खेल रहे हैं उसी को भी ये बना देते हैं कि ये लॉबी चल रही है। कभी ऐसा होता है कराची के प्लेयर्स के साथ, आपने देखा होगा हमेशा से किसी के साथ ज्यादती होती रही है, जिस तरह आपका ताबिश हो गया, उसके अलावा आसिम कमाल हो गया पास्ट में। मोहम्मद और तनवीर। हाँ, तो आप देर आर सो मेनी प्लेयर्स के कराची के प्लेयर्स के साथ इस तरह होता रहा है पास्ट में, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये लॉबी चलती है, लॉबी सिस्टम होता है। जब फवाद आलम को इन्होंने ड्रॉप किया तो उस टाइम उसकी एवरेज आई थिंक इंटरनेशनल में अराउंड 50 थी, और लाइकिंग डिसलाइकिंग ज़्यादा है। प्राइम एग्जांपल इंजमाम को देख लें कि इंजमाम जब चेयरमैन थे पीसीबी के, तो सिलेक्शन आपने, कमेटी। जी, तो सिलेक्शन कमेटी के, तो जब ये ताबिश सेलेक्ट हुए तो उन्होंने कहा कि यार ये 36 ईयर ओल्ड है, आप इसको आप खिला रहे हो। तो 4 साल पहले तब भी वो टॉप कर रहा था, टॉपर था, उसके नीचे के सारे लोग खेल गए लेकिन ताबिश नहीं खेला। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं होती रही, और लाइकिंग डिसलाइकिंग, जिस तरह इमाम फॉर एग्जांपल है, वो 17th या 18th नंबर पे था रैंकिंग में, उसको इन्होंने खिला दिया, नहीं इसमें है कुछ ना कुछ नज़र आता है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और फवाद आलम का भी यही है। लेकिन एक उसने बड़ी अच्छी एक बात की आज इंटरव्यू में कि किसी ने कहा कि आपको रिग्रेट नहीं है कि मेरे 10 साल ज़ाया हो गए, तो उसने ये कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरे 10 साल ज़ाया हुए हैं, बिकॉज अगर मैं ड्रॉप ना होता तो शायद मैं इधर इस तरह इतनी क्रिकेट ना खेलता और इतना मुझे सीखने को ना मिलता। तो विच इज़ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उसका अगर वो खेलता रहता और 10 टेस्ट के बाद ड्रॉप हो जाता तो शायद वो इतना एक्सपीरियंस गेन ना करता फर्स्ट क्लास में उसको। एक और एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ, उसने कहा कि मेरा टाइम जब आया है तो मेरा टाइम था खेलने का, कि देखिए अमेरिकन में अमेरिकन प्रेसिडेंट दो हुए, ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ओबामा की एज कितनी थी जब वो प्रेसिडेंट बने? अराउंड 50 के करीब। ट्रंप की 70 की थी। दोनों दोनों प्रेसिडेंट बने लेकिन टाइम डिफरेंट था, तो एज डिफरेंस था।
तो इसलिए आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम, और मेरे ख्याल में उसके लिए अच्छा हुआ है ये, और रीजन वही लॉबी सिस्टम है। जी काशिफ, आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपना सिंध जो कराची वाली बात है, ये भी आप किसी हद तक सही कह रहे हैं। लेकिन देखो हुआ क्या है, इस साल क्या हुआ है, मैं आपको एक सिलेक्शन की मिसाल देता हूँ। इस दफा पीसीबी ने लाइव टेलीकास्ट किए मैच, ठीक है। तो पूरा सोशल मीडिया, जितने भी क्रिकेट को देखने वाले हैं उनको, वो देख रहे हैं कि कौन लड़का परफॉर्म कर रहा है। आज सब कामरान गुलाम को जानते हैं, कामरान गुलाम का नाम ले रहे हैं। पहले कोई नहीं जानता था, अखबार में आ जाता था कि भाई इसने ना टॉप स्कोर किया है या किसने किया है। तो जो सिलेक्टर्स थे वो भी मैचेस नहीं देखते होते थे। तो ऐसा ही होता था कि हाँ बी फलां ने स्कोर किया है, फवाद आलम ने स्कोर कर दिया यार, फवाद आलम ने स्कोर किया। फवाद आलम को सबसे बड़ी जो ड्रॉप करने की उनका रीजन था, वो कहते नहीं उसका स्टांस ठीक नहीं है। उसमें देखो वो स्टांस, अब जैसे ही आप जाते हैं ना पीसीबी में, जब आप पाकिस्तानी टीम में हैं, तो काफी सारे लोग आपको आ जाते हैं मशवरा देने के लिए कि यार ये कर लो, यार ये कर लो। तो उसको बहुत से लोगों ने कोशिश की कि भाई तो अपना स्टांस सही कर ले। तो जाहिर है जब नहीं सुनी तो वो फिर सीनियर्स जो है ना, वो बाजू का गुस्सा कर जाते हैं। लाइक इकबाल कासिम को थे उस वक्त चीफ सिलेक्टर, और 2 दफा रहे हैं, फिर मोहम्मद इलियास थे। तो सबने उनको ये कहा भाई अपना स्टांस चेंज कर लो, उसने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो उनके गुस्सा करके, और जो भी जब भी होती थी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, तो उसके बाद कभी भी उसका शुरू में आता रहा नाम, यार उसका स्टांस ठीक नहीं है, छोड़ो उसको। उसके बाद उसका बेचारे का नाम आना ही खत्म हो गया। फवाद आलम, इंजमाम उल हक से जब पूछा गया तो इंजमाम का ये जवाब था कि फवाद आलम से ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। तो बिल्कुल ये डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात भी है बिल्कुल इसमें। दूसरा ये कि वो क्योंकि कराची, लाहौर में अब ये होता है, लाहौर में जो लड़के पाकिस्तानी टीम में आते हैं ना, वो वही बागी जना है कजाफी स्टेडियम के बाहर, वो सारा दिन वहीं पे रहते हैं, सारा दिन वहीं पे नेट कर रहे हैं, सारा दिन वहीं मैचेस खेल रहे हैं। तो वो एक किस्म के उनके नजदीक रहते हैं, तो वो इस वजह से कहीं ना कहीं वो देखते रहते हैं। और जो कोचेज होते हैं ना, या जो सिलेक्टर्स होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो लड़का सेलेक्ट करें जिसको हमने देखा हुआ है, जिसका जिसके कागजों पे रिकॉर्ड है, उसको वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये हमने इसको देखा है, ये बहुत अच्छा है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं काउंट करती है। ये पूरा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का ही सिस्टम है। जो सिलेक्टर्स होते हैं वो चीज सिलेक्ट करना पसंद करते हैं जो उन्होंने देखा हो प्लेयर को। जी मैं अब आप ही की बात से पिक करके, कराची की बात हो रही थी कि कराची के लड़कों के साथ ज्यादती हो जाती है। अब अगर इकबाल कासिम भी फवाद आलम के साथ यही करेगा, तो इकबाल कासिम तो कराची के से था ना, तो फिर अब कराची मोइन के खान, मोइन कराची खान भी रहा है सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर मोइन खान भी रहा है। हाँ, मोइन खान भी रहा है। तो वो कराची वाली बात जो है वो ठीक है, जब मतलब कराची के लोगों को भी जब चांस मिला है वो फवाद को, हालांकि बाज दफा आमतौर पे ये भी सिलसिला होता है, जब प्लेयर्स जो है ना वो चापलूसी नहीं करते ना सिलेक्टर्स वगैरह की, तो लेकिन इस लिहाज से ये प्लेयर भी बड़ा बाअदब किस्म का लगता है। जी लेकिन बिल्कुल। शायद बाअदब हो, लेकिन फिर लेकिन उसमें ये आदत ना हो कि जाके लोगों के जो है घुटने पकड़े यार, कि मुझे भी डाल लो, मुझे भी डाल लो। बहरहाल बिल्कुल क्योंकि आज साउथ अफ्रीकन वो जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने भी सर पकड़ के बैठे हुए थे कि इसकी जो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेज हैं वो टॉप 5 में जनाब स्टीव स्मिथ और विराट कोहली और ये आपके रोहित शर्मा, ये इन प्लेयर्स के बीच में ये खड़ा हुआ था, तो इसका करियर क्यों क्या हुआ। तो हाँ जी, एनी आई तीसरे थिंक नंबर पे। ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी। कल की बात करने से पहले काशिफ, खालिद, आप साउथ अफ्रीकन बॉलिंग प्लान और उनके बॉलर्स की सुपीरियरिटी की बात कर रहे थे, तो आज आप उनके बॉलिंग अटैक के बारे में क्या कहते हैं कि क्या हुआ आज, वो विकेट्स क्यों नहीं ले सके? अच्छा, मैं आपको एक दो फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर देता हूँ आज की जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। कि देखिए, फवाद नो डाउट अच्छा खेला है। 35 पे उसका कैच ड्रॉप हुआ है स्लिप में, जिसको आप प्रॉपर चांस कहते हैं। 100% 35 पे था वो, ठीक है। और जो फ़हीम अशरफ था, उसका कैच ड्रॉप हुआ है, आई थिंक ही वाज अराउंड 24-25,
ठीक है, अगर आप ये स्कोर माइनस कर देना जो उन्होंने उसके बाद किया है, और वो 100% कैचेस थे, तो अभी इस टाइम लीड नहीं बनती पाकिस्तान की। ठीक है मैं आपको यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। जी जी देखिए, ड्रॉप कैच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। न्यूजीलैंड बिल्कुल। में जो जिस मैच में 200 मारा था केन विलियमसन ने, वो 41 पे ड्रॉप हुआ था, तो वो वहां पकड़ा जाता तो वो, ये तो क्रिकेट में ये हो जाता वाला चक्कर तो चलता नहीं है। जो होता नहीं तो वही है जो हो गया होता है। ये नहीं, बिल्कुल मैं सही कह कह रहा रहे हूँ हैं। ठीक है 100%, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो उनकी फील्डिंग है ना, बॉलिंग उन्होंने शायद इतनी बुरी नहीं की, उनकी फील्डिंग ने मरवाया उनको थोड़ा सा। तो फील्डिंग पे थोड़ा सा जाता है, अगर वो कैचेस हो जाते फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने 100 अराउंड 80-90 रन ज्यादा हुए हैं। ठीक है, 88 की लीड है अभी एट द मोमेंट। और ये जो विकेट है इन्होंने लाइट रोल ली है सुबह। काशी भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि ये विकेट जो है वो सीधा होता जाता है। ठीक है, तो ये पहला विकेट देखा है जो टेस्ट मैच में आगे सीधा होता जाता है। और देख, ये जो टेक्निकली अगर आप देखें कि आई थिंक उन्होंने बॉल बुरे नहीं किए, बैट्समैन सेट थे, उन्होंने टाइम गुजारा काफ़ी। और जब एक बंदा सो कर दे मेंटली, अब फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है जब वो हसन भी आउट हुआ, तो गलतियों पे गलतियां, उसको अपने कैच का भी था कि यार कैच के बाद मैंने कैच छोड़ा, ये हो गया। तो फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है जब कैचेस छूटे हैं। और बॉलर्स ने आई थिंक फवाद को भी जो उसने ट्रैप करके किया है, बड़ा अच्छा किया है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अजहर अली के अलावा जितने भी बैट्समैन हैं इस टेस्ट मैच में जिन्होंने स्कोर किया है, आपने एक चीज़ नोट की है, सारे लेफ्ट हैंडर है, दोनों तरफ से हाईएस्ट की है। ठीक है, तो वो खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, इसलिए मैं साउथ की भी बात कर रहा था और पार्टनरशिप की मैं बाद में आपको बात कर रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बॉल बुरे किए हैं आज, बॉल अच्छे किए हैं। फील्डिंग की वजह से थोड़े से रन्स हो गए हैं। और देर इज नो डाउट अबाउट फवाद वाज द डिफरेंस, उसने बैटिंग अच्छी की है। काशिफ, आप क्या कहेंगे बॉलिंग के बारे में? जी, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पूरी उन्होंने मेहनत की है। देखिए, कल भी हम यही बात अक्सर यही होती है कि टेस्ट जो है वो टेम्परामेंट की गेम है और कंसंट्रेशन की गेम है। अब वो कंसंट्रेशन है और जो टेम्परामेंट है वो सिर्फ बॉलर्स का नहीं है, वो बैट्समैन का नहीं है, वो विकेट कीपर्स का भी है, वो फील्डर का भी है। ठीक है, अब सारा दिन आप फील्ड में खड़े हैं तो आपका किसी वक्त जो होता है ना, दौरान खून भी वो स्लो होना शुरू हो जाता है। आपका बिल्कुल ऐसे मतलब माउथ सा महसूस करना शुरू कर देते हैं आप, जब एक जगह से जा रहे हैं बस आप टाइम पास करना शुरू कर देते हैं, इवन के फील्डिंग में भी। बाकी कैचेस, देखिए कैचेस ड्रॉप होते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो एट द एंड रिजल्ट जो होता है वही काउंट किया जाता है हमेशा से। बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स डेफिनेटली फवाद आलम और अजहर अली बहुत जबरदस्त खेले हैं। उन्होंने अपनी मतलब पूरा उन्होंने होम एडवांटेज, जाहिर है बहुत ज्यादा डिफरेंट फर्क पड़ता है इससे, आप जब आपका होम ग्राउंड हो आपको पता होता है सिचुएशन का। बाकी जो विकेट्स की अभी बात कर रहे थे खालिद, तो विकेट में आप एक और चीज खालिद नोट करना कि जो उसके बॉलर के जो फुट मार्क्स है ना, वो कितने ज्यादा दूसरे दिन में ही, बल्कि आई थिंक लंच के टाइम तक ही वो फुट मार्क्स अपेयर होना शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा वहां से नजर आना शुरू हो गए थे। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा काउंट करेगी स्पिनर्स के लिए स्पेशली। आज ये यहाँ पे देखे ना, क्योंकि ये अभी दूसरा दिन है, चौथा सेशन था ना, लंच था, तो वो पहले सेशन में ही उसके फुट मार्क्स इतने ज्यादा नजर आ रहे थे जैसे ये चौथे दिन का विकेट हो। तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा मुझे लगता है। सीधा भी रहा विकेट, लेकिन ये नहीं है कि ये जो फुट मार्क्स हैं ये मतलब बड़ा रोल अदा करेंगे इसमें नेक्स्ट अच्छा, सीरीज इस में। पे एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, आपने पिच की बात की है, देखें साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं उन्होंने ये फुट मार्क यूज नहीं किए, बिकॉज उनका प्लान यही था कि हम विकेटों में बॉल करें, कर सकते थे लेकिन उन्होंने पिच नहीं किए ज़्यादा बॉल। और अगर आप देखें कि यासिर शाह के बॉल स्पिन हुए हैं, बाकी जो आउट हुए हैं ज़्यादा, एक्सेप्ट वन जो डुप्लेसी के बॉल हुआ था यासिर शाह का, इस पिच पे ये है कि जो बॉल ग्रिप होता है ना, जी जी वो स्पिन हो जाता है। और जो नहीं जी स्पिन बिल्कुल। होता ना,
वो स्पीड में स्किड होके जाता है, और ज्यादा जो आउट हुए हैं वो इस बॉल पे हुए हैं कि बॉल, बैट्समैन स्पिन खेलने जाता है, वो स्किड हो जाता है बॉल, सही है स्पिनर्स का। जी, बिल्कुल जैसे मैं अपना नुमान हाँ ने आउट किया था हसन उसको। हसन अली का जो आज बेहद फड्डा भी हुआ है ना एंड में, वो इसी बात पे हुआ है कि वो जब वॉक करके जब वो आउट हुआ है ना, तो वो विकेट पे वॉक वापस आया, जब महल वो विकेट के ऊपर चल रहा था, तो उसने वो शायद उसकी, क्योंकि उसको लगा कि ये विकेट खराब कर रहा है, तो मैं उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन महल इशू यही था। दूसरी एक और चीज मैं एक हिस्टोरिकल चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सब कॉन्टिनेंट में खेलने आती है ना, खास तौर पे ये टीमें जो हम साउथ एशिया से नहीं होती, इनका ये है कि इनकी कामयाबी ये है कि जब आते हैं, जैसे पहले दिन आफ्टरनून में बॉलिंग की, 3-4 विकेटें निकाल ली, इनका जब रिदम बना हो, उस रिदम में ये टीम आउट कर लें तो कर लें। अगर थोड़ा सा जब आपको जो है ना उसमें आपको क्या कहते हैं करना पड़े ना वेट, तो वो जो इन्वायरमेंट है वो उनको परेशान करना शुरू कर देता है, मौसम भी तंग करता है, और फील्ड और एवरीथिंग जो है वो क्योंकि उनको सूट नहीं कर रही होती, वो फिर जब वो विकेटें नहीं आ रही होती, तो 1-1.5 सेशन ऐसा गुजर जाए बगैर विकेट्स के, तो वो उन बहुत तेजी से डिमोरलाइज होते हैं। ये हमेशा देखा गया है कि जहां कोई टीमें कामयाब हुई हैं ना, अगर उन्होंने लेना शुरू की हैं तो वक्फे वक्फे से 200 के अंदर अंदर टीम को फारिग कर दिया है। और अगर कहीं वो बीच में कोई अड़ गया 1-2 बैट्समैन, तो गेम की सिचुएशन जो है वो बदल गई है। तो आज भी तकरीबन यही हुआ है कि इसी वजह से सुबह भी जो है ना मेरा एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा था कि अगर ये सेक्शन निकाल लिया इन्होंने, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, और इवन आप रिजवान भी बुरा नहीं खेला, वो बस नहीं वो नहीं नहीं। एक बॉल उसको ऐसे पड़ गई है, वरना वो भी ठीक खेल रहा था। तो आई थिंक आज सबने कंट्रीब्यूट किया है। तो अब दूसरी चीज ये है कि अब कल का दिन है, तीसरा दिन है, और बड़ा अहम दिन है गेम में। तो अब आप देखते हैं, अब ये बताएं कि कल आपको क्या क्या सिनेरियोज बनते देख रहे हैं खालिद। अच्छा, मैं इसका एक बात थोड़ी सी आपकी मैं पूरी कर देता हूँ, फिर मैं जी आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, जब फवाद आया है ना, और रिजवान, सॉरी, अजहर अली के साथ पार्टनरशिप आपकी बनी है, तो लेफ्टी ऑल द वे रहा है। और हालांकि यासिर शाह का 100 है टेस्ट मैच में, हम्म। उसकी जगह उन्होंने नुमान को भेजा है। अब इनको थोड़ी सी समझ आई है, ये सोचा होगा बिकॉज ऑफ लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो मैं कल सऊद की भी इसीलिए बात कर रहा था कि जब लेफ्टी और राइटी आते हैं, उससे बॉलर भी डिस्टर्ब होता है, लाइनर लेंथ भी डिस्टर्ब होती है, तो बहुत फायदा होता है। तो एनीवे, मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूँ कि देखें, पहले दिन हुआ 60-40, साउथ अफ्रीका का डे था, और आज पाकिस्तान का था। तो कल ये हो सकता है कि शुरू में जब पाकिस्तान के, अभी भी साउथ अफ्रीका को हल्का नहीं लेना चाहिए, टेस्ट ओपन है। ओपन है। और देखें, सिचुएशन पहले शुरू में हमारी 2 विकेटें रहती हैं पाकिस्तान की अभी। तो अगर फॉर एग्जांपल आधा घंटा लेते हैं या घंटा लेते हैं, हसन अली के लिए बोनस है, उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जैसा वो फाइनल में खेला था, डू एंड डाई सिचुएशन। कि वो माइंडसेट उसका ये था, मैच तो हार गए हैं, मारो, जितने होते हैं कर लो। तो एक क्लियर माइंडसेट के साथ उसको जाना पड़ेगा। अभी ऐसे वो सोच रहा था कि यार दिन खत्म होने वाला है, मैं रोकूं या मारूं, उस चक्कर में वो डबल माइंडेड था। तो जी जितने भी रन्स करेगा वो बोनस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 घंटा पाकिस्तान बैटिंग करता है, तो वो जो क्रूशल टाइम है वो निकल जाएगा, ठीक है, जिसमें बॉल ने हिलना भी है, मॉइस्चर है एयर में या जो भी है। तो फिर साउथ अफ्रीका, देखें, विकेट सीधा से सीधा हो ही जा रहा है, साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगा। और इसके साथ मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। 2019 में श्रीलंका का मैच हुआ था, तो पाकिस्तान ने शायद इतना ही किया था, अराउंड 180 या समथिंग, और श्रीलंका को, ये, और श्रीलंका ने 70-80 की लीड दी थी, और फिर पाकिस्तान ने 501 रन्स किए थे, समथिंग लाइक दिस, दूसरी इनिंग में। और पाकिस्तान
ने आराम से श्रीलंका को हरा दिया था दूसरी चौथी इनिंग में आउट करके। तो साउथ अफ्रीका में उनकी बैटिंग क्लिक कर सकती है, और अगर उन्होंने 400-500 रन्स कर दिए, और ये डूएबल है, तो डी कॉक पे और डुप्लेसी पे डिपेंड करता है ज़्यादा, और जो लेफ्टी है, बिकॉज मैं फिर से यही बात करूंगा कि लेफ्टी के लिए ज़्यादा पिच आसान लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, कंडीशंस या एंगल चेंज होता है या बॉलर डिस्टर्ब होता है। तो मुझे ये लगता है कि 60-40 फिर जाएगा, और साउथ अफ्रीका 350 प्लस ऊपर जाएगा, रन्स करेगा। काशिफ। देखिए, कल एक नया दिन है बिल्कुल। आज तो जो था अपना उनका सब कुछ खत्म हो गया आज वाला दिन, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हर नया सेशन नई नई स्ट्रेटेजी होती है, नई प्लानिंग होती है, हर नए दिन नई प्लानिंग होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं लीड नहीं कर सकेगा 100 से। आई थिंक 100 के आसपास ही रहेगी, ऊपर नीचे 100 से। जबकि देखिए, कल उनका असल टेस्ट शुरू होगा साउथ अफ्रीका का। देखिए, क्योंकि एशियन कंडीशंस हैं बॉल का, यहाँ पे जो स्पिनर बॉलर का स्पेशली यहाँ पे पेस जो होता है ना, डिफरेंट पेस में गेंद आएगा, रुक के आएगा, फंस के आएगा, जितना भी सीधा होगा विकेट। लेकिन जहाँ पे वो रुकना शुरू हो गया ना गेंद, और जिस तरह विकेट टूटना शुरू हो गया है, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि वो फंस जाए, स्पिनर्स जो है उनको फंसा लेंगे, क्योंकि स्पिनर्स का मैच रह गया। फास्ट बॉलर्स का तो देखिए, वो लाइन विकेट टू विकेट गेम करना है उनको। आपने सिर्फ शाहीन शाह से आप उम्मीद रख सकते हैं कि कोई आपको आउट तो कर देगा। हसन जो है, उसका भी यही, अगर तो विकेट टू विकेट करता रहेगा गेंद, स्कोर रोके रखें आप, बैट्समैन खुद विकेट देगा। तो स्पिनर्स पे डिपेंड करता है बाकी सारा मैच। अब तो आपका जो साउथ अफ्रीकन इनिंग्स है, तो मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा फिर अगेन। मेरे ख्याल में जो अगर कोई एक्स्ट्रा रन्स बनने हैं वो तो किस्मत की बात है। अगर क्योंकि 5 दफा हो जाता है, विकेट फंस जाती है, 50-50 रन बन जाते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, वो टू स्टार्ट विद साउथ अफ्रीका के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग होगा अगर इस तरह उन्होंने कोई एक्स्ट्रा रन दिए। दूसरा ये है कि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि विकेट जो है ना बेहतर हो रहा है, लेकिन कल अगर जो हैं आपके, एक तो स्पिनर्स अब तो ज्यादा लीड के साथ जा रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस से उनको जाना चाहिए। और मेरे मेरे ख्याल में अगर वो ऑल आउट अटैक पे जाएं स्पिनर्स, तो साउथ अफ्रीका के कोलैप्स होने के चांस हैं कल। ये मेरी जी अपनी बिल्कुल। खाती राय है। बाकी अब कल देखेगा। और दूसरा मैं समझता हूँ, पता नहीं अब हो सकता है ऐसा ना हो, इनको अगर जरूरत पड़ी अपने पेस बॉलर्स को यूज करने की, तो मैं समझता हूँ कि इनको फहीम अशरफ को भी काफी यूज करना चाहिए। मैं ख्याल अब विकेट ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि वो तंग कर सकता है, उसकी वो इन बिटवीन पेस है, और बॉल जो है वो उसको बॉल को जो है अगर जो थोड़ी सी हिल रही हो तो उसको वो अच्छी जो है ना स्विंग भी कर लेता है और इन स्विंग भी वो कर सकता है। तो आई थिंक टू स्टार्ट विद पाकिस्तान के लिए मैच पे ग्रिप बनाने का कल अच्छा चांस होगा। जी जी, मैं ये बात करना चाहता था कि आज आपने देखा होगा सेकंड सेशन में और थर्ड सेशन में गेंद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। काफी गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा था साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का भी। वहां पे वो एक पॉइंट मिस कर गए ना, नया गेंद उन्होंने ले लिया आई थिंक 82 या 83 ओवर्स के बाद। तो वो उस नए जो रिवर्स स्विंग थी ना, वो उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। जबकि अगर पाकिस्तान को ऐसा चांस मिलता है कि रिवर्स स्विंग हो रहा है गेंद, तो वो आई थिंक 110-20 ओवर तक वो जाएंगे उससे रिवर्स स्विंग के लिए। जैसे ही अब देखें, एक आज क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने नया गेंद दिया उसके बाद अब थर्ड सेशन में जो स्कोरिंग रेट है वो बहुत हाई चला गया उनका, 3.4 आई थिंक जो
पर ओवर के हिसाब से गया था। उसका क्या रीजन था कि नया गेंद लिया उन्होंने, नया गेंद जाहिर है हार्ड बॉल है, हार्ड होगा तो ज्यादा शॉट, और जिस तरह ग्राउंड आउटफील्ड बहुत ज्यादा तेज है, तो इसकी वजह से भी बड़ा उनको एक मतलब वो मुश्किल फैसला था कि नया गेंद लें या ना लें, लेकिन वो नया गेंद लेना उनके खिलाफ चला गया। तो अगर ये पाकिस्तान को अगर ये ऐसा चांस कल मिलेगा तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि पूरा जो रिवर्स स्विंग का उसका मुकम्मल फायदा भी उठाएगा। जी काशिफ, खालिद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सही कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान ने इस टेस्ट को जीतना है तो एक बॉलर है जो डोमिनेट कर सकता है और उसको करना चाहिए, वो यासिर शाह है। जी और उसको बॉल उस अभी अगर आप उसके 2 साल पहले का देखें, शुरू में देखें, और मैंने कुछ उसकी बॉलिंग देखी है और एनालाइज किया, और जो अब कर रहा है वो उसका रनअप भी थोड़ा स्लो है और बॉल भी स्लो है, उसका गेंद इस तरह गिर नहीं रहा। तो उसको बॉल तेज करने पड़ेंगे इस पिच पे, बिकॉज ही इज द ओनली बॉलर हु इज स्पिनिंग द बॉल ज्यादा, जो कंट्रोल के साथ कर रहा है। बाकी हो रहे हैं लेकिन नेथन लाइन टाइप हो रहे हैं, टॉप स्पिन टाइप, ओवर स्पिन करके, तो उनको करना चाह रहा है, क्रॉस नहीं हो रहे जिस तरह डुप्लेसी को बॉल पड़ा था। और काशी भाई ने रिवर्स स्विंग की बात की है, वो बिल्कुल ठीक है। लास्ट ओवर में पहले में 71, दूसरे सेशन में 74, तीसरे में 130 रन पड़े हैं, तीसरा जो सेशन था। तो देखिए, रिवर्स स्विंग के साथ आपकी पेस भी बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास वो तो जो नोकिया जो बॉल कर रहा था वो तो पेस है, देखें पेस रिवर्स स्विंग के साथ पेस भी काम करती है। पाकिस्तान में एक्सप्रेस बॉलर कौन सा है? नॉट मैनी। इवन रिबाडा जी जी बिल्कुल। ने जब उसको नई उसने फहीम अशरफ ने 2 चौके मारे तो तीसरा बॉल उसने उसके हेड पे मारा था। तो ये पेस है। पाकिस्तान में ऐसा कोई बॉलर है कि उसको अभी जो टीम में 11 में कि जिसमें थोड़ी सी जान हो, या रिवर्स स्विंग या वकार टाइप या शोएब अख्तर टाइप करे? तो यासिर शाह जो है वो उसको बॉल करने पड़ेंगे। और साथ ये है कि इनको रोल के साथ बॉल करने पड़ेंगे कि नोमान जो है कंटेन करे एक एंड से, और यासिर शाह जो है वो अटैक करे। अगर ये मैं कर जी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फ़हीम को कल इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हसन वैसे क्योंकि हसन अली को मेरा ख्याल है अब जिस तरह की कल सिचुएशन है ना, उसमें उसका जितना कम इस्तेमाल करें। अगर गेम जो है शाम में ऐसी आ गई कि साउथ अफ्रीका वाले फंस गए हुए हैं, और फिर तो ठीक है, वो तो तमाम बॉलर्स को ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन जो मैच की सिचुएशन है और साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है, उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। साउथ अफ्रीका कल कोलैप्स कर सकता है, और जी अगर वो कोलैप्स करेगा तो फिर जो है ना मैच इजी हो जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट चेस करना पड़ेगा। और दूसरी सोर्स ये भी है आपके, वो 150 वाला लफ्ज़ है, अगर कहीं वो फंस गए और टारगेट 150 तक का आ गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो अब लेकिन ये है कि कल फिर बहुत इंटरेस्टिंग डे ऑफ क्रिकेट है, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अब अपने जो है ना फाइनल जो अपने कमेंट्स हैं कल के बारे में करते हैं, काशिफ आप भी और खालिद आप भी। अच्छा, मुझे जी खालिद ये कर। लगता है कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग का टारगेट मिलेगा अराउंड 240 और 260 के दरमियान, जो मुझे अपना है, अगर यासिर शाह ने आउट ना किए तो। एंड ही इज द ओनली बॉलर। अगर सब ने बिट्स एंड पीसेस में किए तो फिर टारगेट 240 से 260 तक होगा। ठीक, जी कल जी देखते हैं। सबको अच्छा बॉल करना पड़ेगा कल। जी हाँ जी, सबको अच्छा बॉल करना पड़ेगा इन्हें, इसमें आप ये है कि किसी एक पर इत्मीनान नहीं कर सकेंगे। अगर तो आप कोई एक बॉलर अच्छा कर रहे हैं, बाकी की तरफ दूसरा एंड से अच्छा नहीं कर रहा, तो फिर जाहिर है इतना ही टारगेट जाएगा। तो इसमें यही है कि आपको स्कोर भी कंटेन करना पड़ेगा और विकेट्स भी हासिल करने पड़ेंगे। और डेफिनेटली स्पिनर्स पे मैच है।
कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। नुमान अच्छा बॉलर है, यासिर शाह अच्छा बॉलर है, तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम स्कोर पे उन्हें आउट करें हम। ठीक, चलें ठीक है जी। यहाँ हम अपने शो को खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल काफी सारी बातें करने को होंगी हमें, तो उसके लिए हम अपनी एनर्जीज बचा के रखें, और नाजरीन भी अपना जो है टाइम आज बचा लें, ताकि कल आके इस डिस्कशन को फिर सुन सकें। तो आज सबको हमारी तरफ से, जहाँ लोग सो चुके हैं और सो के उठ के देख रहे हैं, वो फिर सो जाएं, और जिन्होंने अब सोना है वो शब बखैर उनको।